तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अक्स ग्रुप एग्जाम को सिर्फ 25 दिन में पढ़ के क्वालिफाई किया। क्योंकि आप सब लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैं 8 फरवरी 2022 को मेडिकली फिट हो चुका था और मेरे भाई 52 नंबर थे, तो मैं इजीली इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड था। तो मैं इस चक्कर में घर पे ऐसे बैठा रहा और 1.5 साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा और फिर अचानक मेरे को पता चला कि हमारी जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उन सबको रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 25 दिन थे और उस 25 दिन में मैंने इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम निकाली थी। और इस बार तो भाई कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था क्योंकि इस बार 7 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और हम जो ज्वाइनिंग वाले जो लड़के थे जिनको भाई सब कुछ आता था वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। और उसके बाद में जिन लड़कों ने एग्जाम दी थी उनका भी रिजल्ट नहीं आया था और कुछ नए लड़के थे जो कि 12th पास करके आए थे जिनका बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत था, वो भी इस एग्जाम में बैठने वाले थे। और इसके साथ साथ भाई इस बार ज्यादा पोस्ट भी नहीं थी, इस बार सिर्फ 2850 पोस्ट थी, लेकिन फिर भी मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे 20-25 दिन में मैंने स्टडी करके फुल स्ट्रेटेजी के साथ कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8 फरवरी 2022 को मेरा मेडिकल हो चुका था और उसके बाद में 31 जून 2021 को हमारी पीएसएल आ चुकी थी और 10 दिन बाद में इन्वॉल्वमेंट आने वाली थी, लेकिन वो भाई 1 साल तक नहीं आई। और 14 जून 2022 को हमें थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि हमारी भाई ज्वाइनिंग लगभग कैंसिल के क्राइटेरिया में जा चुकी है, क्योंकि 14 जून को ही अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी और उस टाइम ये बताया गया कि भाई ये 4 साल का पीरियड होगा और इसको आपको ऐसे ऐसे करना है, ये आपको सुविधाएं दी जाएंगी। और उस दिन भी हमें यह नहीं बताया गया था कि भाई आपकी पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया वो रद्द हो गई है। उसके 3-4 दिन बाद में हमें ये बता दिया गया था कि भाई तुम्हारी ये पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी है। उन्होंने कह दिया कि हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमें ये कैंसिल करना पड़ रहा है। और उसके बाद में मैं चला गया था भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि यार 1.5 साल से ज्वाइनिंग का वेट कर रहा था। और उसके बाद में मैंने यार ये सोच लिया था कि अब अपन गवर्नमेंट जॉब करेंगे नहीं, क्योंकि यार जिस चीज के लिए मैंने भाई पूरी मेहनत की उसी में लास्ट में मेरी ज्वाइनिंग आने वाली थी और वो भी भाई दी नहीं, और इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हो चुकी थी और उसके बाद में 22 जून से फॉर्म चालू हो चुके थे इंडियन एयरफोर्स अक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, अग्निवीर वायु इनटेक के लिए। तो मैंने पहले सोचा भाई इसका ना तो अपन फॉर्म लगाए ना अपन कुछ और करेंगे, क्योंकि अपन पहले से पूरी तरीके से सिलेक्ट थे, तभी अपन सिलेक्ट नहीं हुए तो अब कहाँ सिलेक्ट होंगे। और उसके बाद में ये भी चल रहा था कि भाई ये तो अग्निवीर वायु हैं, इनको तो कुछ फैसिलिटी भी नहीं मिलने वाली। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद में मैंने थोड़ा गहन विचार किया 3-4 दिन के बाद में, फिर मैंने सोचा कि अपने पास अभी कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी ये सोच रखा था कि अपन इंडियन एयरफोर्स में जाएंगे तो 3-4 साल तक ये सर्विस करेंगे और उसके बाद में अपन कुछ ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करेंगे जिससे अपन और कुछ कर सकें। तो मेरा पहले से ये प्लानिंग था कि भाई अपन यदि उस एंट्री के थ्रू भी जाते हैं तो अपन को 20 साल वो जॉब करनी नहीं है। और फिर मैंने इस अग्निपथ वाले में देखा कि भाई ये भी 4 साल की है, तो वैसे ज्यादा डिफरेंस था नहीं, क्योंकि अपन तो पहले से ही उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे करके मैंने खुद को मोटिवेट किया और उसके 2-3 दिन के बाद में मैंने जो पुरानी जो सारी बुकें थी वो एक जगह ले जाके रख दी थी, उन सबको बाहर निकाला। और अब मैं यार 1.5 साल से कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैं सोचा यार अब तो पढ़ना भी अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने पहले दिन किताब खोली, लेकिन मेरे से कुछ पढ़ा नहीं गया। फिर मैंने भाई उन किताबों को वैसा का वैसा वापस रख दिया। मैं कहा अब अपन नहीं पढ़ेंगे भाई, अपने बहुत पहले पढ़ ली और उसके बाद अपना पूरा सिलेक्शन हो चुका था और फिर भी अपन को ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो अब की बार तो मेरे को लगता नहीं कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर मैंने फिर से सोचा, फिर से खुद को मोटिवेट किया कि भाई अपन को लाइफ में जो कुछ करना है वो 4 साल की जो ये जॉब है, इससे जो अच्छी चीजें मिलती हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, उनको कैच करना है और उसके बाद में अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करना है। तो उसके बाद में मैं भाई फिर तैयारी में जुट गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन यार सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम ये थी कि अपन शुरू कहाँ से करें, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यार 20 दिन है और 20 दिन के अंदर ना तो मैं पूरा सिलेबस कर पाऊंगा, और यदि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि यार एक बार तो अपना पूरा सिलेबस हो जाए और एक बार अपना रिवीजन हो जाए, तो भाई अपन सही पोजीशन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मैथ को चूज किया। अब मैथ में यार 24-25 चैप्टर थे, तो मैंने सोचा यार पूरे चैप्टर पर पढ़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो मैंने क्या किया कि उसका सिर्फ 80% कवर किया। तो 80% सिलेबस में मैंने पूरी की पूरे जो मेरी कॉपी में जो इसके नोट्स लिखे हुए थे वो पूरे नोट्स पढ़ लिए और एक बार मैंने लुसेंट को पूरा सोल्व कर लिया।
और भाई लास्ट के दिन ही मैं लुसेंट को सोल्व कर पाया, क्योंकि यार पहले मैं सोचा कि पहले अपन नोट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद में अपन लुसेंट को बाद में निकाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई, क्योंकि मैं लुसेंट को बाद में निकाल नहीं पाया क्योंकि उस टाइम एग्जाम प्रेशर आ गया। लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने मैथ का 80% काम कंप्लीट कर लिया था। और उसके अंदर मैंने यार ये पैराबोला ये वाले चैप्टर छोड़ दिए थे, क्योंकि इनसे यार एक दो क्वेश्चन आता है तो वो हो नहीं पाता वैसे मेरे से, क्योंकि पहली बात तो यदि बेसिक पूछ लेंगे तो आराम से इजीली कर देंगे, लेकिन यदि थोड़ा डीपली चले जाएंगे तो वैसे भी वो टाइम टेकिंग चीज है, तो मैंने उन चैप्टर को छोड़ दिया। और उसके बाद में बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हुआ क्या कि इंग्लिश में दो पोर्शन हो गए अपने, एक तो ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, एक वोकैब वाला हो गया। तो ग्रामर का तो भाई फिक्स था कि मैं हर एक दिन का एक चैप्टर पढ़ूंगा, तो 16-17 चैप्टर हैं तो ये तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यार प्रॉब्लम आ गई मेरे वोकैब के अंदर कि यार वोकैब को कैसे पढ़ें। मेरे पास यार वोकैब के भी नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन यार प्रॉब्लम ये हो गई कि सारा वोकैब को तो अपने 3-4 बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि अपन अभी ग्रामर पे कम फोकस करेंगे, ग्रामर को अपन 1 घंटे पढ़ेंगे और वोकैब को हर दिन 2 घंटे पढ़ेंगे। और ऐसे करके मैंने 3 घंटे का इंग्लिश का प्रोग्राम बनाया। तो इंग्लिश में हुआ क्या कि मैंने ग्रामर तो भाई कंप्लीट कर दी थी और एक बार उसका पूरा रिवीजन भी कर दिया था, लेकिन भाई लास्ट तक वोकैब भी नहीं हो पाई। हुआ क्या कि लास्ट में जो मेरे वोकैब के जो कॉपी थी उसके लास्ट के जो पेज थे वहां तक मैं जब पहुंचा तो भाई पीछे वाले फिर भूल गया था। तो मैंने सोचा कि अब अपन वोकैब का भी 60 से 70% ही पढ़ेंगे, क्योंकि भाई पूरी वोकैब मेरे को लगता था कि यदि मैं पढ़ूंगा तो भाई मेरे को ना तो पहले वाला याद रहेगा कॉपी का और ना ही लास्ट में जो वोकैब वो याद रहेगी। तो ऐसे करके मैंने वोकैब का भी 60 से 70% कवर कर लिया। लेकिन यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई मेरे फिजिक्स के अंदर, क्योंकि यार पहली बात तो फिजिक्स के मेरे कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बनाए हुए थे। मैं फिजिक्स के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ता था और 11th-12th के जो नोट्स थे वो पढ़ता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि यार मैं ये सब सारी चीजें पढ़ कैसे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी थी, उसके बाद मेरे जो 11th-12th के नोट्स थे वो भी पढ़ने थे, और इसके साथ साथ मैंने यार कुछ ऑनलाइन क्लासेज ली थी और उसके कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन, 200-300 नहीं यार 500-600 क्वेश्चन हो गए थे। उन 500-600 क्वेश्चन को भी मेरे को एक बार रिवाइज करना था। तो मैं सोचा यार 20 दिन के अंदर ये तो इम्पॉसिबल है भाई। तो मैंने ये सोचा कि अपन सबसे पहले 11th कवर कर लेते हैं, जिसमें विमा आ गई और उसके बाद में मैकेनिक्स आ गई और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स आ गई। ये सारे के सारे चैप्टर अपन कवर कर लेंगे और जो 12th में आते हैं ना, जो लास्ट के चैप्टर होते हैं उनको अपन छोड़ देंगे। तो ऐसे करके मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई और 5-7 दिन मैंने उसको फॉलो भी किया। लेकिन उसके बाद में यार फिर से थोड़ा डिमोटिवेट हो गया और उसके बाद में मेरा टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ सा गया था, क्योंकि मैं रात को पढ़ता था और रात को मैं 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक पढ़ता था, और दिन में तो भाई कुछ नहीं पढ़ता था, क्योंकि दिन में मैं पहली बात तो घर पे रहता था और कभी सोशल मीडिया चला लिया करता था। लेकिन फिर 5-7 दिन के बाद में ये हुआ कि मैं रात को भाई मूवी देखने लग गया। तो इसकी वजह से फिर से मेरे वो कोर्स वाली प्रॉब्लम आ गई कि अपन ऐसे तैयारी करेंगे तो ये जो पूरा कोर्स है, जो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, इसको अपन फॉलो ही नहीं कर पाएंगे और ये जो कोर्स है इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में हमारे एडमिट कार्ड आ गए और फिर से थोड़ा मोटिवेशन मिला। और एडमिट कार्ड में पता चला कि मेरा जो एग्जाम है वो जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के अंदर यदि मेरे एग्जाम आ रही है तो मैं पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि 5 ASC पे जोधपुर पे ही मेरा फेज 2 होगा। तो उस टाइम पे यार 1.5 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मेरा थोड़ा वेट भी बढ़ गया था। तो उसकी वजह से मेरे को ये पूरा पता था कि भाई 5 ASC पे थोड़ा फिजिकल टफ होता है फेज 2 के लिए। तो मैं साथ साथ में डिप्स की भी प्रैक्टिस करने लग गया, क्योंकि यार होता क्या है कि कभी कभी 5 ASC जोधपुर भी भाई डिप्स ज्यादा ही लगवाने लग जाते हैं, वो ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो साथ साथ में मैं डिप्स भी लगाने लग गया था। और उसके बाद में मेरे को यह भी पता चल गया था कि मेरे जो एग्जाम है वो सबसे लास्ट में है, और इसकी वजह से मेरे को 5 दिन एक्स्ट्रा मिल चुके थे। और उन्हीं 5 दिनों की वजह से मेरे को लगता है मैं सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि यदि मेरी एग्जाम से पहले आ जाती तो मैं कोर्स को रिवाइज ही नहीं कर पाता था। और उन्हीं 5 दिन के अंदर, क्योंकि मेरी एग्जाम लास्ट में थी, तो मेरे को 5 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, और उसी 5 दिन के अंदर मैंने एक बार से फिर से मेरे जो पूरा कोर्स था उसका रिवीजन कर लिया। इसके साथ साथ मैंने जब एग्जाम स्टार्ट हुई थी ना, तब से उसके रिव्यू देखने शुरू कर देते। और रिव्यू देखने का यार फायदा ये है कि आपको ये एनालिसिस हो जाता है कि कौन सा पेपर टफ आ रहा है, कौन सा पेपर इजी आ रहा है। तो मैंने रिव्यू देखा तो मेरे को बहुत सी चीजें क्लियर हो गई।
पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से एक सवाल है वो परमानेंट आ ही रहा है। तो मैंने भाई फिर से एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली और इतना पता चल गया था कि भाई इंग्लिश है वो थोड़ी इजी आ रही है, तो मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया था और कहा कि ये मैथ और फिजिक्स थोड़ी टफ आ रही है। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि यार अपन मैथ में तो सब कुछ कर ही लेंगे, लेकिन मैं देखा फिजिक्स में अपन रह सकते हैं। तो फिजिक्स को मैंने 4-5 दिन फिर से फिजिक्स पढ़ी और उसके बाद में मेरी एग्जाम आ गई और एग्जाम देने में गया। और एग्जाम में हुआ क्या कि भाई मैं मैथ के सिर्फ 9 क्वेश्चन कर पाया था और उसके बाद में मेरे पास सिर्फ 2 मिनट थी और मैं देखा यार 9 क्वेश्चन किए हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो वैसे गलत हो जाएंगे, तो अपना तो भाई इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं देखा यार मैथ में 3-4 क्वेश्चन और कर देते हैं। अब 2 मिनट थी तो मैं देखा यार इतने तो अपन कर नहीं पाएंगे, तो 2 मिनट के अंदर मैं भाई 2 क्वेश्चन और कर पाया। तो ऐसे करके मैंने मैथ में 11 क्वेश्चन किए और मेरे को ये आइडिया पहले ही लग गया था कि यार पेपर टफ आ रहा है ना, तो इसकी जो पासिंग जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया कि जो पासिंग जो कट ऑफ है वो लगभग 9 के आसपास जा सकती है। तो मैंने ये सोचा कि कैसे ना कैसे करके भाई मैथ में 9 नंबर आ जाए ना तो अपन इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने मैथ में 11 क्वेश्चन किए और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तब मेरे 8.5 नंबर आए थे और भाई जो पासिंग कट ऑफ थी वो 8 नंबर गई थी, तो इसको मैंने आसानी से क्वालिफाई कर लिया था। और फिजिक्स में मेरे शायद 13.5 नंबर आए थे और इंग्लिश में भाई 16.25 नंबर आए थे। इंग्लिश का तो जब मेरे सामने जो पेपर खुला ना एयरफोर्स का, तो मैंने सोचा भाई इसमें तो पूरे के पूरे आ रहे हैं अपन को, और मेरे को ये लगा कि यार 19 नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन पता नहीं यार कैसे हुआ 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए और उसके बाद में वैसे मेरे 17 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 16.25 नंबर आए। और ऐसे सारे नंबरों को मिला के मेरे जो टोटल नंबर बने वो 38.25 नंबर बने और जो कट ऑफ गई थी वो 28 गई थी। और उसके बाद में भाई मेरा फेज 2 भी क्लियर कर लिया। उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में मेरे को इस बार पॉइंट दे दिया गया था इसका डीएनएस का, जो कि मैं आपको अगले एक वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद में मैंने रीमेडिकल दिया, फिर मैं फिट हो गया। उसके बाद में हमारी पीएसएल आई और पीएसएल भाई बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गई क्योंकि 28 हमारी कट ऑफ गई थी और इस बार पोस्ट बहुत ज्यादा कम थी, तो जो पीएसएल थी ना वो 35.75 नंबर तक जा चुकी थी। इसका मतलब भाई 7.75 पीएसएल बढ़ चुकी थी। तो भाई आप यदि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अपने दिमाग में फिट करके चलना कि भाई जो कट ऑफ जा रही है ना उससे 10 नंबर आपके ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि भाई मेरे ऐसे मान के चलो कि 10.25 नंबर ज्यादा थे और ऐसे मान के चलो कि मैं भाई मुश्किल से सिलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके और 20-25 दिन में एक अच्छी वाली प्लानिंग बनाई कि इंडियन एयरफोर्स की एस ग्रुप की एग्जाम क्रैक की थी। और भाई अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, तो मेरे को लगता है यदि मैंने किया तो भाई आप लोग भी कर सकते हो। और सबसे मेन चीज ये है कि भाई अभी एग्जाम का टाइम आएगा ना तो भाई यूट्यूब पर मैराथन आएंगी 5-5, 10-10 घंटे की, तो उनको भाई कभी नहीं देखना। तो इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि यदि एग्जाम आपके पास में 20-25 दिन ही बचे हैं तो भाई आपके पास जितने नोट्स हैं उन सब का रिवीजन करना है और 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी रिवीजन हो जाए ना उतने बार उनका रिवीजन करना है और भाई मॉक टेस्ट लगाने हैं। और ये चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन देंगी इस टाइम पे। भाई यदि आप मैराथन के चक्कर में पड़ गए ना तो 100% कहता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई मैराथन में यदि आप नई चीजें पढ़ोगे ना तो ऐसे मान के चलो वो आपके दिमाग में फिट ही नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको वही चीजें कवर करनी है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो 20-25 दिन के अंदर आपको जो आपके नोट्स में जो पूरा सिलेबस लिखा हुआ है उसको रिवाइज करना है और ये रिवीजन ही आपको इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम में सिलेक्शन देगा। इंडियन एयरफोर्स की नहीं, यदि कोई भी एग्जाम की यदि प्रिपरेशन करते हो तो भाई जो रिवीजन होता है ना वही आपको सिलेक्शन देता है। रिवीजन और मॉक टेस्ट ये 2 चीजें किसी भी एग्जाम के लिए भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट को भाई कभी भी मत छोड़ना। तू समझा? हाँ। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगले वाली वीडियो में मैं शायद आपको मेडिकल के बारे में बता सकता हूँ या फिर मैथ की, फिजिक्स की और इंग्लिश की मैंने कौन सी किताबें पढ़ी, कौन से यूट्यूब चैनल देखे और कैसे मैंने सेल्फ स्टडी की उसके बारे में बता सकता हूँ। और यार आप कमेंट करके बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।